स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट, जिसे WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये BSc पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड के संगठन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ने डिस्कस किया था प्लाज्मा के बारे में एक तो, और दूसरा डिस्कशन हमने किया था इरिथ्रोसाइट RBC के बारे में। तो उसी सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज, जिसमें हम ब्लड के कंपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि अगर हम ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो 45% पार्ट हैं वो सेल्स और सेल फ्रैगमेंट्स के द्वारा बना हुआ है। और ब्लड में जो ये सेल्स और सेल फ्रैगमेंट्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। और ऐसा भी कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट आर इन द फॉर्म ऑफ होल सेल्स, ये दोनों सेल्स के रूप में हैं, जबकि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेल फ्रैगमेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट WBC के बारे में, और एक हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ल्यूकोसाइट्स से। ल्यूकोसाइट्स हमारा जो ब्लड है इसमें प्रेजेंट बड़ी साइज की सेल्स हैं। अगर हम इरिथ्रोसाइट की साइज से ल्यूकोसाइट की साइज को कंपैरिजन करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि ल्यूकोसाइट आर लार्ज इन साइज कंपैरिजन टू इरिथ्रोसाइट। नंबर 2, इरिथ्रोसाइट में कल हमने डिस्कस किया था मैच्योर
मैमेलियन इरिथ्रोसाइट की हमने बात की थी, तो उसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी। और नहीं होने के पीछे रीजन ये था कि इरिथ्रोसाइट का मोस्ट ऑफ पार्ट हीमोग्लोबिन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। लेकिन जब हम ल्यूकोसाइट की, WBC की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां हम देखते हैं एक तो लार्ज साइज का न्यूक्लियस है वहां पर प्रेजेंट, प्लस हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक लार्ज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होती है। यहां तक ठीक। अब जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC हैं, ये हमारी बॉडी में डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी इन ल्यूकोसाइट्स के कई सारे फंक्शंस हैं। दे परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड बेसिकली दे आर पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, उन इम्यून रिस्पॉन्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल ल्यूकोसाइट का, WBC का होता है। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या काम ये करती है। अब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि बोन मैरो जो है, कल हम डिस्कस कर रहे थे रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो के बारे में। तो जो बोन मैरो है वहां पर प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन्हीं प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल्स से इरिथ्रोसाइट, इनका भी फॉर्मेशन होता है, ल्यूकोसाइट्स का भी फॉर्मेशन होता है और थ्रोम्बोसाइट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली जिस तरह से इरिथ्रोसाइट हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस द्वारा हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल से जो प्लूरिपोटेंट हैं उससे बनती हैं, वैसे ही ल्यूकोसाइट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ओके, बात करते हैं ल्यूकोसाइट की लाइफ साइकिल की। एक हेल्थी पर्सन में जो ल्यूकोसाइट है, WBC है, इसका एवरेज लाइफ स्पान 13 to 20 डेज के आसपास का होता है इनका। और एवरेज वैल्यू जो है इसकी एक हेल्थी पर्सन में 6,000 to 11,000 WBC पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड इनका नंबर होता है। यानी 6,000 से 11,000 ये इनका एवरेज नंबर है ब्लड के अंदर। क्लियर? तो लाइफ साइकिल कितने दिन का है वो डिस्कस किया, और एवरेज काउंटिंग क्या है इनकी वो हमने डिस्कस की। अब WBC के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करें। हमारे ब्लड में ये WBC या ल्यूकोसाइट दो टाइप की है। एक को मैंने नाम दिया है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरी को नाम दिया ग्रैन्युलोसाइट। देखो नाम से क्लियर है, ग्रैन्यूल्स,
ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स या कण। ऐसी ल्यूकोसाइट्स जिनकी साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ कण प्रेजेंट हैं, उनको ग्रेन्यूलोसाइट्स नाम दिया गया। जबकि कुछ ल्यूकोसाइट्स WBC ऐसी हैं जिनकी साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स या कण एब्सेंट हैं, तो उनको नाम दे दिया एग्रेन्यूलोसाइट। सो द ल्यूकोसाइट्स आर बेसिकली टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो जिनमें वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाएगी, और जिनमें वो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं वो WBC एग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाएगी। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, पहले इनकी बात करते हैं। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो कण उपस्थित हैं, उनका नेचर कैसा है? देखो, नेचर का मतलब वो ग्रेन्यूल्स एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, वो ग्रेन्यूल्स अल्कालाइन नेचर के हो सकते हैं, यानी अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर वो न्यूट्रल उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि WBC में जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, अल्कालाइन नेचर के हैं, या न्यूट्रल हैं? तो ये हम पता कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। हम कुछ पर्टिकुलर स्टेन काम में लें, एसिडिक डाइज ले लें, जैसे इयोसिन ले लिया, बेसिक डाई ले लें, या फिर दोनों टाइप की डाई ले लें, तो हम कुछ पर्टिकुलर स्टेन अभिरंजक अगर उपयोग में लें तो इन ग्रेन्यूल्स के नेचर को हम पता कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पर ये ग्रेन्यूलोसाइट्स 3 टाइप की होती हैं। इयोसिनोफिल, दे आर आल्सो कॉल्ड एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अगर हम कोई एसिडिक स्टेन ले, जैसे इयोसिन लिया, और अगर ग्रेन्यूल्स पिंक कलर के या ऑरेंज कलर का स्टेन ले लेते हैं, इट मीन्स इन ग्रेन्यूल्स का नेचर एसिडिक है, एंड सच काइंड ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स आर कॉल्ड इयोसिनोफिल। सिमिलरली अगर हम स्टेन बेसिक डाई कोई काम में लें, क्षारीय अभिरंजक काम में लेते हैं, तो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित किया तो हम देखते हैं कि ये ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के हो जाते हैं, यानी ब्लू कलर के ये ग्रेन्यूल्स हो गए। इट मीन्स ग्रेन्यूल बेसिक अल्कालाइन नेचर के हैं, और ऐसी ग्रेन्यूलोसाइट्स को बेसोफिल नाम दिया गया। तीसरी बात करते हैं कि अगर ये ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई से भी स्टेन ले ले, एल्कालाइन डाई से भी स्टेन ले ले, तो इन ग्रेन्यूलोसाइट्स को हम न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। अब इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और तीनों के काम भी डिफरेंट है। जैसे न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स हैं, दे पार्टिसिपेट इन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, जैसे इयोसिनोफिल दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी रिस्पॉन्स, उस समय बन सकती है। बेसोफिल
इन्फ्लेमेशन, शोध प्रतिक्रियाओं के समय उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दूसरी मैं बात करूंगा उन ल्यूकोसाइट्स के बारे में जिनकी साइटोप्लाज्म में किसी भी टाइप का कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है। जब कणिकाएं नहीं है, ग्रेन्यूल नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो इसीलिए इनका नाम ए ग्रेन्यूलोसाइट दिया गया है। ये दो टाइप की हैं, एक का नाम है मोनोसाइट, दूसरे का लिम्फोसाइट। मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स हैं। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स एंड दे कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। कि जब भी कोई पैथोजन बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये मोनोसाइट इस प्रोसेस के द्वारा, भक्षाणु प्रक्रिया द्वारा उसे अपने भीतर ग्रहण कर लेगी और अब वो काम करती है मैक्रोफेज का, वृहद भक्षाणु का ये काम करती है। दूसरे टाइप की जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, दे आर लिम्फोसाइट्स। दो टाइप की होती है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे अंदर जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की है, उस उपार्जित प्रतिरक्षा का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिम्फोसाइट्स हैं, जो दो टाइप की है, बी एंड टी। ऐसा सेकेंड ईयर में इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि ऐसी लिम्फोसाइट जिनका फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन, जिनका निर्माण और परिपक्वन दोनों ही बोन मैरो में हो, उन्हें बी लिम्फोसाइट। जिनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हुआ लेकिन मैच्योरेशन थाइमस में होता है, वो टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। तो ये लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तरल प्रतिरक्षा में, और जो दूसरी है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा में, जो उपार्जित प्रतिरक्षा के दो भाग हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये हमने ल्यूकोसाइट के बारे में डिस्कस किया, कितने टाइप की है, क्या एवरेज लाइफ स्पैन है इनका, एवरेज काउंटिंग क्या है इनकी। अब दो कंडीशन में डिस्कस करता हूं। तो यहां हमने क्या डिस्कस किया कि WBC इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। तो जब भी शरीर में कोई पैथोजन, बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन एंटर करे तो ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि इनका काम है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा उन्हें डिस्ट्रॉय करना, या बी या टी लिम्फोसाइट तरल प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा उत्पन्न करे, एलर्जी के समय इओसिनोफिल इंक्रीज हो जाए, शोध अनुक्रिया के समय बेसोफिल इंक्रीज हो जाए। तो ओवरऑल किसी इन्फेक्शन के टाइम पर ल्यूकोसाइट का नंबर अपनी एवरेज काउंटिंग से, यानी जो 11,000 हमने बताई थी, उससे इंक्रीज हो जाता है। तो दो स्थितियां डिस्कस करें। एक स्थिति को नाम दिया ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर में ल्यूकोसाइट का नंबर एवरेज से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी एक कंडीशन है ल्यूकोपीनिया। अगर WBC ल्यूकोसाइट की काउंटिंग इस एवरेज वैल्यू से बिलो, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। तो एक तो हमने डिस्कस किया ल्यूकोसाइटोसिस, दूसरा हमने डिस्कस किया ल्यूकोपीनिया। बोथ आर एबनॉर्मल कंडीशंस which are related to counting of leukocyte। तो फंक्शंस डिस्कस किए, कैसे क्या काम करते हैं वो डिस्कस किया। लास्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लड कंपोजिशन में। ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स।
अब यहां एक चीज क्लियर करें, इनका भी एवरेज लाइफ स्पान अप्रोक्सीमेट 12 डेज का है और एवरेज काउंटिंग इनकी एक हेल्थी पर्सन में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख थ्रोम्बोसाइट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होनी चाहिए, इतना इनका एवरेज नंबर है। ओके, अब थ्रोम्बोसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्लड की क्लॉटिंग का है, यानी जब भी कोई रुधिर वाहिनी डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करती है। क्या करती है थ्रोम्बोसाइट? एक फैक्टर रिलीज करती है, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नाउ पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और दुर्घटना के समय जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको लॉस होने से ये रोकेगी या रोकती है। तो ये हमने डिस्कस किया इन सब के बारे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, दे हैव ए प्रॉपर्टी टू एडहीशन, इनमें चिपकने का गुण है। ये आपस में चिपकती हैं और आपस में इनके चिपकने के कारण ये संरचनाएं आपस में चिपकती हैं और चिपक कर ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करती है। तो हमने 3 पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी हेल्प से ये डिस्कस करने की कोशिश की कि ब्लड का कंपोजिशन कैसा है, ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। कल हम डिस्कस करेंगे ब्लड से रिलेटेड एक टॉपिक, और वो टॉपिक है ब्लड में वाल्व। जब हम ब्लड के हार्ट में वाल्व, तो जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हार्ट में डिफरेंट टाइप के वाल्व के बारे में पढ़ते हैं। तो कल हम इन डिफरेंट टाइप के वाल्व, उनकी पोजीशन, उनके फंक्शंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।